तो आइए आज हम साइंस स्टार्ट करते हैं। और साइंस में जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कुछ एक सामान्य सा चित्र बना हुआ है। समझाने की कोशिश होगी कि आप उसको समझें। और चित्र में आपका ह्यूमन आइज कुछ ऐसे दर्शाया गया है। चित्र तो बहुत अच्छा नहीं है, बस समझाने के लिए उपयोग किया जाएगा इसका। कोचिंग पर आप लोगों को लेंस तक पढ़ाया गया था और उसके जस्ट बाद ही एक लेसन है ह्यूमन आइज। इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इस पहली वीडियो जो साइंस की है, और इसको देखा जाए अच्छे से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सबके यहाँ पहुंचे। तो आइए बिना समय खर्च किए हम लोग इसको समझते हैं। ह्यूमन आइज क्या है? मानव नेत्र सबके पास है। जो आंखें हैं भाई सबके पास है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो इसे समझना क्या है, इसके कुछ पार्ट हैं और उसे हमें देखना है और उसके बारे में हमें जानना है। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जो आप लोग कभी देखे नहीं है या इसके बारे में सुने नहीं है। ये ईश्वर ने आपको बहुत ही बेशकीमती चीज दिया हुआ है, जो कि जन्म से आपके साथ जुड़ी है। और ईश्वर करे कि ये हमेशा आपके लाइफ के एंड तक रहे। अगर आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि मानव नेत्र की संरचना क्या है और इसमें कितने पार्ट हैं मुख्य रूप से, और इनका कार्य क्या है। इसको समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा। और बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समय देना है और कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझें। और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। तो जैसा कि मानव नेत्र हम पढ़ेंगे और हम लोगों के पास है भी, और बहुत शुक्रिया ईश्वर का, बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि सबके पास ये चीज़ें हैं। और उम्मीद करते हैं हमेशा स्वस्थ रहें। और हम लोग इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो ये है क्या? हमारे पास मुख्य रूप से 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। इनमें सबका अलग अलग कार्य है। तो हमें किस ज्ञान इंद्रिय पे अध्ययन करना है? मानव नेत्र, आंख पर हमें अध्ययन करना है। तो देखिए आंख है क्या? आंख जो है मानव नेत्र का, मानव नेत्र आंख मनुष्य का एक पार्ट है जो कि एक प्रकार की एनर्जी को महसूस कराता है। वैसे भी हमारे पास जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं सब किसी न किसी एनर्जी को हमें जो है महसूस कराती है। जैसे स्किन है, त्वचा, त्वचा जो है उष्मीय ऊर्जा को महसूस कराती है। त्वचा ये जो उष्मीय ऊर्जा मतलब ताप को अनुभव कराती है, उष्मीय ऊर्जा को अनुभव कराती है। जैसे हमारा कान है, कान किस ऊर्जा को एहसास कराता है? ध्वनि ऊर्जा को एहसास कराता है। तो उसी तरीके से आंख है, एक किस ऊर्जा को एहसास कराती है? प्रकाश ऊर्जा का एहसास कराती है। और जब हमारी नेत्र में प्रकाश किरणें आती हैं और रेटिना पे फोकस करती हैं तो वहां पे चित्र बनता है और हम लोग उसको देख पाते हैं। कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके थ्रू बनता है, आइए उसका डिटेल में अध्ययन किया जाए। तो देखिए ये छोटा सा फिगर हमने बनाया समझाने के लिए। माना कि हमारे हाथ की सफाई उतनी बेटर नहीं है कि एक अच्छा सा फिगर बना सके, लेकिन अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नेत्र का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, आप देखेंगे आईने में अपनी आंख को, तो सफेद रंग का पार्ट होता है जो सबसे बाहरी हिस्सा है। उसका कलर जो होता है व्हाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। इसके शब्द से समझते हैं इसका शब्द क्या है। पहला शब्द आया दृढ़। दृढ़ का मतलब होता है सॉलिड, अत्यंत मजबूत। ठीक, अबे इतनी ज्यादा तो मजबूत नहीं है कि इसको हथौड़े से फोड़ा जा फूटे ना। लेकिन जो आंख में जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट में से सबसे मजबूत जो पार्ट है वो है दृढ़ पटल।
इसीलिए इसमें हम एक शब्द जोड़ते हैं दृढ़। दृढ़ का मतलब अत्यंत मजबूत। अत्यंत मजबूत का मतलब नेत्र का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? दृढ़ पटल होता है, जो कि सबसे बाहरी हिस्सा होता है। जो मनुष्य के नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है, और सबसे खास बात यह है कि यह अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी, मतलब इनमें से प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल सकती। ठीक है, समझ बात आ रही? ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, ये जो है अपारदर्शी होता है और सफेद रंग का होता है। ये पूरे नेत्र का 1/6 पार्ट होता है। पूरे नेत्र का 1/6 भाग होता है। कौन सा? दृढ़ पटल। तो आप इसको आईने में देखेंगे अपनी आंख को, तो उसमें सफेद रंग का और सबसे बाहरी जो हिस्सा होगा उससे आप क्या नाम देते हैं? दृढ़ पटल देते हैं। ये क्या होता है? सफेद रंग का होता है और अपारदर्शी होता है। अब इसका काम क्या है? एक क्यों है नेत्र में, इसका काम क्या है? दृढ़ पटल, ठीक है, स्क्लेरोटिक क्या होता है देखते हैं। ये जो है सबसे मजबूत पार्ट है। ये आंख के अंदर जितने भी पार्ट हैं, 10 20 30 जो भी जितने भी पार्ट हैं, ये सबको सेफ रखता है, सबको सुरक्षित रखता है। आप समझिए, जैसे हेलमेट हम लगाते हैं तो वो क्या करता है? हमारे पूरे हिस्से को सेफ्टी करता है। ठीक है, उससे सुरक्षा कवच की तरीके से घेरे रहता है, और इसीलिए हेलमेट लगाया भी जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का हेलमेट लगाने से हमारे अंदर का पार्ट जो है सेफ रहता है ज्यादातर। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे आंख के सभी पार्ट सेफ रहते हैं। किसके कारण? दृढ़ पटल के कारण। ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है और इसके अंदर सभी पार्ट होते हैं। इसके कारण अंदर जो सभी पार्ट हैं उसमें उष्मा, धूल, डस्ट, धुआं, अन्य चीजों का प्रभाव बहुत ही नगण्य पड़ता है। अगर ये चीज नहीं होती, जैसे हम हेलमेट लगाते हैं तो क्या है कि हमारे फेस पे ना तो धूल आती है, ना ही हमें धुएं का असर पड़ता है, ना ही रोशनी का असर पड़ता है, और ना ही एक्सीडेंट होने पे किसी दुर्घटना का असर पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। ठीक है, इसलिए हेलमेट लगाया जाता है। तो आप समझ जाइए कि मानव नेत्र का ये जो दृढ़ पार्ट है, दृढ़ पटल, ये हेलमेट का कार्य करता है। मैं उसको हेलमेट नहीं कह रहा हूँ, समझाने के लिए उससे जोड़ रहा हूँ। ठीक, अब जैसे क्या है, एक ब्लड प्रूफ जैकेट होती है। अगर आप गाड़ी होती है, आप ब्लड प्रूफ जैकेट गाड़ी में बैठेंगे जो ब्लड प्रूफ की बनी होगी, उस पर गोलियां भी चलाई जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही दृढ़ होता है। उसके अंदर जो भी होगा सेफ होगा। तो कुछ ऐसा ही मानव नेत्र का सबसे मजबूत पार्ट होता है। दृढ़ पटल सफेद रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। अब हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम आगे एंट्री करते हैं। अगला स्टेप क्या है मानव नेत्र का? अगला स्टेप ये है, आता तो है रक्तक पटल, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कॉर्निया। अगला स्टेप जो होता है कॉर्निया होता है। रक्तक पटल को आगे देखते हैं। कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया हमारे पास भी है, आपके पास भी, जितने मनुष्य हैं लगभग सबके पास है। तो कॉर्निया क्या होती है? देखिए, जो सफेद रंग का पार्ट होता है, आप देखेंगे उसे, उसके सामने कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है, कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है। दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है, आप देखेंगे, जो कि काले रंग का होता है। ठीक है, तो काले रंग का पार्ट होता है, और एक क्या होती है? कॉर्निया होती है। और एक चीज ये है कि जब हम लोग नेत्रदान करते हैं, तो ये हम कॉर्निया ही नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है और इसी चीज को निकाला जाता है। कॉर्निया जो होती है पारदर्शी होती है। कॉर्निया काले रंग की होती है और क्या होती है? पारदर्शी। ये आपको पता होना चाहिए कि नेत्र का कौन सा हिस्सा पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी। अभी आपने देखा दृढ़ पटल कैसा होता है? अपारदर्शी। लेकिन जो हमारी कॉर्निया होती है, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं, और एक काले रंग की होती है और ये पारदर्शी होती है। ठीक, इसका कार्य क्या है? इसमें इसके जस्ट पीछे एक झिल्ली लगी होती है,
और ये पारदर्शी होती है। ठीक, इस चीज को नोट रखिएगा कि जो कार्निया होती है, जैसे समझ लीजिए मानव नेत्र है, इसके सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं, और ये पारदर्शी होती है। अब देखिए, अगर पारदर्शी है तो इसके पूरे एरिया से प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करेंगी। इसके संपूर्ण भाग से प्रकाश किरणें क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। लेकिन अगर इतनी सारी प्रकाश किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाए, आगे एक लेंस लगा होता है जिसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं, नेत्र लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा है। अगर इतनी सारी किरणें जाएंगी तो उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है कि ये सभी समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है। सभी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि कॉर्निया की वजह से कॉर्निया पारदर्शी है और इसके थ्रू सभी किरणें मानव नेत्र में प्रवेश कर गई, तो लेंस क्या करेगा? सभी किरणों को रेटिना पे ले जाकर फोकस करेगा। और इतनी ज्यादा किरणें होंगी कि जब ढेर सारी, ये प्रकाश है, आपको पता है ना, प्रकाश ऊर्जा है, आपको पता होगा प्रकाश ऊर्जा। इसको थोड़ा सा रोकते हैं। एक चीज हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप ड्राइंग बॉक्स खरीदते होंगे, उसमें एक लेंस मिलता है। सूर्य के सामने जब उस लेंस को रखते हैं तो किरणें जब आती हैं तो कागज जलने लगता है। ये उत्तल लेंस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब समांतर किरणें आती है तो किरणों को मोड़कर एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अब देखो, जैसे प्रकाश ऊर्जा, मान लो एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण पुंज है, इसमें सपोज करो 10 जूल का उसमें ऊर्जा है। ठीक, अगर यह अकेला निकल जाता तो 10 जूल ही होता, लेकिन इसके पास भी 10 जूल है। अब ये 10 जूल वाली जाएगी इस बिंदु पे, दोनों मिल जा रहे हैं, 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 जूल की ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी किरणें होंगी, सभी किरणें फोकस पे एकत्रित होंगी। मान लो 10 जूल इसका है, 10 जूल इसका है, अब 40 हो जाएगा। तो इस बिंदु का ऊष्मीमान बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कागज और प्लास्टिक जलने लगती है। तो अगर इतने सारे क्षेत्रफल से कार्निया जितनी होती है, अगर कार्निया के संपूर्ण भाग से किरणें अंदर प्रवेश करें तो ये किरणों को रेटिना पे एकत्रित करेगा और रेटिना पर इस बिंदु पर ऊष्मीमान बहुत अधिक हो जाएगा। रेटिना बहुत पतली झिल्ली होती है और जब ऊष्मीमान जब कागज जल जाता है, कागज से हल्की हमारी रेटिना होती है, जब कागज जल सकता है आपके आंखों द्वारा, आपने ऐसा खुद किया होगा, तो बताइए जब यहां से इतनी किरणें प्रवेश करेंगी तो हमारा रेटिना भी जल जाना चाहिए। तो हमें बहुत एहसान मानना होगा ईश्वर का, उसके पास एक हमसे कहीं बहुत जबरदस्त साइंस है। वो ऐसा जब बना दिया तो उसको हमसे कहीं ज्यादा इसको समझा, बहुत ज्यादा समझा कि अगर ऐसा होगा तो रेटिना जल जाएगा और आंख बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो उसने क्या किया, ये पारदर्शी हिस्सा लगा दिया, लेकिन इसके जस्ट पीछे उसने एक अपारदर्शी झिल्ली लगा दी। ध्यान से सुनिएगा, कार्निया के जस्ट पीछे, कार्निया क्या होती है? दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ भाग होता है, काले रंग का, पारदर्शी होता है। तो इसके जस्ट पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली लगा दी। कैसी झिल्ली लगा दी? अपारदर्शी, काले व भूरे रंग की, काले या भूरे रंग की उसने क्या किया? अपारदर्शी झिल्ली लगा दिया। अब अपारदर्शी का मतलब क्या कि अब किरणें आर पार नहीं जाएंगी, क्योंकि ये अपारदर्शी हो गया। अब किरणें यहाँ पर आ नहीं पाएंगी। तो अगर किरणें नहीं आ पाएंगी, तो अगर ये पूरा अपारदर्शी है, किरणें इसका मतलब यहाँ जा ही नहीं पाएंगी। जब जा नहीं पाएंगी तो यहाँ कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि अब तक तो ठीक था, पारदर्शी था, लेकिन ज्यादा किरणें पहुंच जा रही थी जिससे रेटिना खराब हो जाएगा। लेकिन अब उसने क्या किया कि यहाँ पे एक पीछे झिल्ली लगा दी, वो अपारदर्शी झिल्ली लगा दी। अब किरणें जा ही नहीं पाएंगे, अब इमेज बनेगा ही नहीं। तो उसने एक और सिस्टम बनाया कि उसने क्या किया, देखो कार्निया समझ गए, कार्निया के जस्ट पीछे एक क्या होती है, काले व भूरे रंग की पारदर्शी नहीं अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब अगर आइरिस ऐसे लगा रहे तो किरण कभी नेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी और कोई भी इमेज नहीं बनेगा, हम लोग अंधे होते।
लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या किया कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र कर दिया। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र कर दिया। अब जो किरणें पूरी यहां से जाती, क्योंकि अब ये वाला हिस्सा अपारदर्शी है, ये वाला भी अपारदर्शी है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र हो गया। अब केवल किरणें इसी छोटे से छिद्र से जाएंगी और जितनी आवश्यकता है उतनी ही किरणें नेत्र में जाएंगी। तो कम मात्रा में जाएंगी, जितनी आवश्यकता उतनी ही जाएंगी। तो यहीं से किरणें अंदर प्रवेश करती हैं, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली मतलब नेत्र का तारा, इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। नेत्र तारा क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, ठीक वहीं से किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसे नेत्र द्वार कहते हैं। और इसी छोटे से छिद्र से किरणें अंदर जाती हैं, लेंस पे पड़ती हैं, तो लेंस क्या करता है? रेटिना पे फोकस करता है, तो वहीं पर जाकर इमेज बनता है। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये 3-4 चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, पहली चीज क्या थी? दृढ़ पटल क्या होता है? सफेद रंग का अपारदर्शी भाग होता है जो सबसे मजबूत होता है और नेत्र के सबसे बाहर होता है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। फिर कार्निया क्या होती है? सफेद रंग का जो भाग होता है उसके सामने कुछ काले रंग का उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निया, जो संपूर्ण नेत्र का 1/6 पार्ट होता है और ये पारदर्शी होता है। ठीक, नेत्रदान में कार्निया को ही नेत्र लिया जाता है। अब इसके बाद हमने बताया आइरिस। कार्निया के जस्ट पीछे काले व भूरे रंग की एक झिल्ली होती है और जो कि अपारदर्शी होती है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? आइरिस। अब आगे पॉइंट आता है पुतली या नेत्र तारा, पुपिल। इसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि नेत्र द्वार भी कहते हैं, क्योंकि आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है और यहीं से किरणें अंदर प्रवेश करती हैं, इसलिए हम इसे नेत्र द्वार या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक, तो 4 पार्ट हुए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए चीज और हम आपको बताते हैं। अपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, तो उनका जो आइरिस होता है ना, आइरिस का रंग भूरा होता है, इसलिए उनकी आंखें भूरी होती हैं। आपने नाम सुना होगा ऐश्वर्या राय का आंखें नीली है, तो उनकी जो आइरिस का कलर है वो नीले कलर का, इसलिए उनको नीली आंखें हैं। ठीक है, तो जब हम फॉरेन में जाएंगे तो ज्यादातर नीली आंखें मिलेंगी वहां की जो। ठीक है, ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। तो काला होना, हमारी आंखें काली है तो इसका मतलब रेटिना जो हमारा आइरिस है वो काले रंग का। अगर हमारी आंखें भूरी होंगी तो इसका मतलब हमारा जो आइरिस है वो भूरे रंग का होगा। अगर नीली है तो आइरिस नीले रंग का होगा। ठीक है, तो 4 पार्ट क्लियर हुए। अब यहाँ देखिए, ड्रिल पटल हो गया, कार्निया होगी, आइरिस होगी, पपिल मतलब पुतली होगी। इसके बाद क्या हो गया? हमारा आई लेंस। ठीक, नेत्र लेंस। देखते हैं ये क्या होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के जस्ट पीछे, मतलब आइरिस जो होता है ना, आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के जस्ट पीछे एक पारदर्शी उत्तकों का बना हुआ लचीला और रवेदार लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। देखिए ध्यान से समझिए, जो उत्तल लेंस होता है ये जस्ट पुतली के पीछे होता है और पारदर्शी उत्तकों का बना हुआ होता है और लचीला होता है, रवेदार होता है। ठीक, तो इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस का काम क्या है? क्योंकि जब पुतली से किरणें जाती हैं तो ये नेत्र लेंस जो है किरणों को क्या करता है? रेटिना पे लाके फोकस करता है। अगर लेंस, आप जानते हैं लेंस का काम क्या होता है? किरणों को अपवर्तित कर देना। और किरणें तभी काटती हैं एक दूसरे को जब वो अपवर्तित हो जाए या परावर्तित हो जाए। जब किरणें अपवर्तित या परावर्तित होती हैं तो किसी दूसरे बिंदु पे काट देती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहीं पर इमेज बनता है। आप जब प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि जब प्रकाश किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर जाती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर काट देती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं, तो उसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज बनने के लिए किरणों को दूसरे बिंदु पर काटना बहुत ही जरूरी है, या काटते हुए प्रतीत हुई। और किरणों को काटना या काटते हुए प्रतीत होने के लिए किरणों को या तो उनका परावर्तन करा दिया जाए या तो उनका अपवर्तन करा दिया जाए। तो यहाँ किरणें जाती हैं, लेंस जो किरणों को अपवर्तित करता है, अपवर्तन के कारण एक किरणें आकर रेटिना पे काटती हैं और जो किरणें जहां से होकर जाती हैं तो यहाँ
लेंस में आती हैं, लेंस अपवर्तित करता है तो सेम उसी का एक इमेज बन जाता है। तो हमें उम्मीद है कि लेंस भी आप समझ गए होंगे। जस्ट पुतले के पीछे एक पारदर्शी उत्तकों का बना हुआ क्या होता है, द्विफोक्सी उत्तल लेंस होता है। द्विफोक्सी, ठीक है, उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नेत्र लेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम आई लेंस को पढ़ लिया हमने। अब देखिए क्या वाइट्रस ह्यूमर है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, कचाव द्रव या जलीय द्रव कहते हैं। तो जलीय द्रव क्या होता है, देखिए ये जो रेटिना है और नेत्र लेंस है इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जो कि जलीय द्रव या कचाव द्रव के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जब हम रोते हैं या चोट वगैरह लगती, धुआं लग जाता है तो हमारे आंखों में से पानी आता है, ये वही जलीय द्रव होता है। ठीक है, क्यों होता है, जैसे आप क्या है, अगर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दें, टू व्हीलर आप चलाते हैं तो उसमें आप सर्विसिंग कराते हैं, मोबिल डाला जाता है और जो मोबिल होता है इंजन के सभी पार्ट में घर्षण का मान कम करता है जिससे इंजन के सभी पार्ट जो अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से ये आंख का एक तरीके से समझो मोबिल है। बात को समझना, मोबिल नहीं है, आंख के लिए ये मोबिल के भांति, ऑयल के भांति कार्य करता है। कौन, जलीय द्रव। ये नेत्र के सभी पार्ट को सुरक्षित रखता है, मतलब ये जो इसमें लचीलापन लाता है, इसमें जो अगर हम आंखें हिलाते डुलाते हैं तो अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो आंखों के सभी पार्ट में घर्षण होगा जिससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जलीय द्रव का कार्य होता है कि नेत्र के सभी पार्ट को सुरक्षित रखता है, उसमें उसका योगदान देता है। नेत्र को सुरक्षित रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका, जलीय द्रव का। ठीक है, जो आप रोते हैं या चोट लगती है, अन्य कारणों से जो पानी आता है वो जलीय द्रव ही होता है। ठीक, अब आइए देखा जाए अगला जो पॉइंट है, हम देखते हैं रक्तक पटल आता है। क्या आता है, रक्तक पटल। ये क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, आइए इसको देखा जाए कि भाई पुलराइट क्या होता है। ठीक है, रक्तक पटल क्या होता है, ये जो है दृढ़ पटल के जस्ट नीचे सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है, दृढ़ पटल, इसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट हमारी आंख में होता है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये क्यों है भाई, थोड़ा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। रक्तक पटल बताना 1 मिनट का काम है, लेकिन ये क्यों आया, इसकी जरूरत क्या है, इसको हमें थोड़ा समझाने में समय देना पड़ेगा। देखिए, आपने देखा कि दृढ़ पटल क्या है, सफेद रंग का है। किस रंग का है भाई, सफेद रंग का है। क्या, दृढ़ पटल। और आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा या बचपन में सुने होंगे 7th 8th में, कि जो सफेद रंग होता है वो किरणों को परावर्तित करता है, किरणों को अच्छी तरीके से परावर्तित करता है। सफेद रंग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड सफेद रंग है तो इस सतह से ज्यादा किरणें परावर्तित हो जाएंगी। अगर यही काला रंग होता तो काला रंग किरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लेता है। इसको हम अच्छे समझाते हैं। इससे गर्मी में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि सफेद रंग का जो कपड़ा होता है उस पर किरणें आती हैं तो पुनः वापस लौट जाती हैं। अगर हम काला कपड़ा पहनते गर्मी में तो हमें ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि काला रंग जो है किरणों को अवशोषित कर लेता है। जैसे हमारी शर्ट काले रंग की है, इसको हम धूप में पहन के जाएंगे तो ज्यादा गर्मी होगी। एक आपको पता होगा, जब सीट कवर, बाइक का सीट कवर हो या साइकिल का सीट कवर हो, काले रंग का होता है, धूप में 2 मिनट के लिए जब रह जाता है गर्मी के समय में तो काफी हीट हो जाता है, आपको डर लगता है बैठने में। ठीक है, तो पानी उनी लगाते हैं तो बैठते हैं, या फिर वैसे ना सह लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमारा मतलब है काला रंग किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगर वो किरणों को अवशोषित कर लेगा तो किरणों का परावर्तन नहीं होगा। सफेद रंग किरणों को अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए उसका परावर्तन हो जाता है सफेद रंग के द्वारा। ठीक, तो दृढ़ पटल का रंग कैसा है, सफेद है। अगर पुतली से किरणें जाएंगी, अगर पुतली से किरणें जाएंगी तो इधर का सारा हिस्सा, अगर ये ना होता, अगर दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल ना होता तो किरणें ऐसे क्या करती, जाती, और जब जाती किरणें तो ये कहां से टकराती, इसको हम यहां समझते हैं। अगर नहीं होता रक्तक पटल, मान लीजिए रक्तक पटल को हमने निकाल दिया, अब किरणें यहां से जाएंगी, तो जब किरणें जाएंगी तो यहाँ आएंगी और इसका रंग कैसा है, सफेद है। सफेद रंग से किरणों का परावर्तन होता है। अब किरणें यहाँ आएगी क्योंकि परावर्तन होगा, टकरा के वापस आएगी।
और फिर यहाँ आएगी तो यहाँ भी परावर्तन होगा, क्योंकि इसका भी रंग सफेद है, क्योंकि दृढ़ पटल का रंग सफेद होता है। अब यहाँ टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, क्योंकि सफेद रंग है, तो इस नेत्र के भीतर बार बार इसका आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। जब नेत्र के भीतर प्रकाश किरणों का बार बार परावर्तन होगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का चित्र स्पष्ट रूप से बन नहीं पाएगा। क्या हमने बोला कि अगर यहाँ रक्तक पटल नहीं होगा तो नेत्र के भीतर बार बार क्या होगा, सफेद रंग होने के नाते प्रकाश का परावर्तन होगा और कोई भी प्रतिबिंब स्पष्ट बन नहीं पाएगा। इसलिए इसका समस्या का समाधान नेचर ने किया। जस्ट दृढ़ पटल के नीचे उसने क्या लगा दिया, रक्तक पटल, और इसका रंग कैसा कर दिया, काला। इसका रंग कैसा कर दिया, काला। चलो ठीक है, अब आओ तुम, अब किरणें आएंगी तो ये काला रंग है, हमने पहले बताया काला रंग किरणों को अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित कर लेगा तो इनका परावर्तन नहीं होगा और जो भी इमेज बनेगा वो स्पष्ट रेटिना पर ही जाकर बनेगा। ठीक, तो इस कारण से दृढ़ पटल के नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक रक्तक पटल लगा देते हैं, मतलब नेचर लगा देता है आपके आंखों में दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल, और ये रक्तक पटल काले रंग की होती है और किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे नेत्र के भीतर बार बार परावर्तन नहीं होता है और इमेज हमारा कहाँ पे जाके बनने वाला है, आगे रेटिना पर बनने वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे रक्तक पटल की क्या जरूरत है नेत्र में, तो भाई आराम से बताना, अगर रक्तक पटल नहीं होगा तो सामने उसके क्या पड़ेगा, दृढ़ पटल, और नेत्र पे सफेद रंग होगा दृढ़ पटल का, और किरणें ज्यादा से ज्यादा जाके वहां पे ज्यादा से ज्यादा बार परावर्तित होंगी और कोई भी इमेज नेत्र में स्पष्ट बनेगा नहीं। इसलिए काले रंग का रक्तक पटल लगता है, किरणों को अवशोषित कर लेता है, किरणों का परावर्तन होता ही नहीं है और इमेज जाकर रेटिना पर बनने लगता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप रक्तक पटल भी समझ लिए होंगे। अब इसके बाद आता है रेटिना, ठीक है, जो कि रेटिना देखिए क्या होता है, ये रक्तक पटल के जस्ट नीचे होता है। किसके नीचे, रक्तक पटल के जस्ट नीचे एक रेटिना होता है। रक्तक पटल के जस्ट नीचे क्या होता है, रेटिना होता है, और यह नेत्र के सबसे भीतर होता है। रेटिना कहाँ होता है, रक्तक पटल के नीचे और नेत्र में सबसे भीतर। रेटिना का काम क्या है, पुतली से किरणें जाती हैं और नेत्र लेंस किरणों को क्या करता है, रेटिना पर ले आके फोकस करता है और वहीं पर जाकर वस्तुओं का वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा रेटिना पर। ठीक, तो रेटिना क्या होता है, एक पतली सी फिल्म होती है। फिल्म का मतलब एक बहुत पतली सी लेयर होती है, परत होती है। रेटिना जो है पारदर्शी होती है और एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, फिल्म होती है और लेयर होती है, इसे हम रेटिना कहते हैं। ये जस्ट जो है किसके नीचे होती है, रक्तक पटल के नीचे होती है और यहाँ पर किरणें आके फोकस करती हैं और वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। हालांकि हमें सीधा दिखाई देता है, ये आगे की टॉपिक है, आगे बताएंगे। बनता उल्टा है लेकिन दिखाई देता सीधा, छोटा बनता लेकिन बराबर का दिखाई देता है। तो अगली जब वीडियो बनेगी तो इसके अगले जो गुण है बताए जाएंगे उसमें। पहले हम इसके सभी पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा रेटिना क्या होता है, अब हमें दो चीजें और पढ़नी है, जिनमें से एक आता है अंध बिंदु और एक आता है पीत बिंदु। ठीक, अब देखिए लेंस है, आप जब लेंस पढ़े होंगे तो आप उसमें आपको बताया होगा मुख्य अक्ष। क्या बताया होगा, मुख्य अक्ष। मान लो कि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ है, यही वाला लेंस है सपोज कर लो, और नेत्र में सबसे भीतर क्या होता है भाई, रेटिना होता है। ये लेंस का मुख्य अक्ष है। क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो रेटिना को कहीं ना कहीं जरूर काटेगा। क्या बोले हम, ध्यान से फिर से सुनिए। अगर लेंस के मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाया जाए तो ये रेटिना को कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, और जिस बिंदु पर रेटिना को लेंस का मुख्य अक्ष काटता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, पीत बिंदु।
इस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। सबसे क्लियर इमेज रेटिना पर किस बिंदु पर बनता है? येलो स्पॉट पे बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो आपने अभी देखा पीत बिंदु क्या होता है। अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाया जाए तो यह रेटिना को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे? पीत बिंदु बोलेंगे। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे क्लियर इमेज होता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब होता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात आती है येलो स्पॉट होने के बाद अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना पर देखिए, हमारे मस्तिष्क में ढेर सारी प्रकाश तंत्रिकाएं नेत्र से जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं, हमें पता चल जाता है ये लाल है, ये हरा है। आप हमें देख रहे हैं, आपको तुरंत पता चल गया ये राम लखन है। आप अपने मम्मी को देखते हैं, मम्मी है। मामा को देखते हैं तो आपको लगता है वो मामा है। आप सारी चीजों को पहचान लेते हैं, उसका रंग रूप सब कुछ बता देते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं जो मस्तिष्क को सूचना देने का काम करती हैं। जैसे एक कंप्यूटर है और एक सीपीयू मशीन है। कंप्यूटर के और सीपीयू मशीन के ढेर सारे वायर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीपीयू से कनेक्ट होता है कंप्यूटर में, तो ढेर सारे तार होते हैं। तो वही चीज आप समझिए, ये सब पतले पतले समझ जो वायर हैं, कोशिकाएं हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, जो कहाँ से ज्वाइंट होती है? रेटिना से ज्वाइंट होती है और मस्तिष्क में आके जुड़ जाती है। रेटिना से ज्वाइंट होती, मस्तिष्क में आके जुड़ी होती हैं। और रेटिना के जिस बिंदु से प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती हैं या जिस बिंदु पर प्रकाश तंत्रिकाएं जुड़ी होती है रेटिना पर, उसी बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है, क्योंकि इस बिंदु पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, इसलिए हम इसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है? आपने देखा मानव नेत्र क्या है? मनुष्य के सभी अंगों में से एक अंग है जो कि प्रकाश ऊर्जा को महसूस करता है, वस्तुओं को देखने का कार्य करता है, जिसके थ्रू प्रकाश की सहायता से हम सारी वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक, अब इसकी हमने संरचना बताई। आपके पास किताब होगी तो उसमें फिगर अच्छा खासा दिया होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम इसमें एक अच्छा सा इमेज भी डाल दें वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं तो आपके बुक में इमेज होगा, आप उसको समझेंगे। और जितने भी पॉइंट है हमने बता दिया। पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, क्लियर, और सफेद रंग का होता है और अपारदर्शी होता है। उसका अगला स्टेप आपने देखा क्या? कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने काले रंग का उभरा हुआ भाग होता है जो संपूर्ण नेत्र का 1/6 होता है। संपूर्ण नेत्र का 1/6 भाग होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया में ही सारी मशीनरी फिट होती है और नेत्रदान में कॉर्निया को ही नेत्रदान दिया जाता है। एक काले रंग की होती है और क्या होती है? पारदर्शी होती है। आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब इसके जस्ट बाद आता है आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक क्या लगी होती है? झिल्ली लगी होती है, जो कि काले और भूरे रंग की होती है। यह झिल्ली अपारदर्शी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर ये अपारदर्शी नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा किरणें नेत्र में प्रवेश करेंगे और रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए नेचर ने कॉर्निया के जस्ट पीछे एक झिल्ली लगा दिया, काले और भूरे रंग की, और जो अपारदर्शी बना दिया, और उसे ही हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आइरिस अगर अपारदर्शी है तो किरणें अंदर कहाँ से जाएंगी? कैसे जाएंगी? तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र कर दिया नेचर ने, और उस छिद्र से किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। इसलिए उसे नेत्र द्वार या पुतली भी कहते हैं या नेत्र तारा भी कहते हैं। तारा मतलब यहाँ से छोटा छोटा दिखाई देता है बिंदु के आकार का। तो ये आइरिस के में एक बिंदु के आकार का भाग होता है, छोटा सा होल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में होता है। ठीक है, यहीं से किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। इसके बाद आपको क्या बताया गया? आई लेंस बताया गया आपको। आई लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जस्ट जो पुतली के पीछे एक द्विफोक्सी पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, या इसे अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसी लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आवश्यकता अनुसार अपने आकार छोटा और बड़ा कर लेता है।
जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घटती और बढ़ती रहती है, आगे इसको बताया जाएगा। ठीक है। और ये जो सिलरी बॉडियां लगी होती है, सिलरी मांसपेशियां होती हैं, इसमें तन्यता का गुण होता है। इसके थ्रू इनका आकार घटता और बढ़ता रहता है, रबड़ नुमा एक तरीके से होती है, इनका आकार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, नेत्र लेंस का जो हमने बताया। अब इसके बाद आपको बताया गया जलीय द्रव। ठीक है, कचाव द्रव, ये जो आप सारा हिस्सा देख रहे हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, कचाव द्रव। ये नेत्र के पार्ट को सुरक्षित रखने में काफी योगदान देता है। इसके बाद आपको बताया गया है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे क्या होता है, रक्तक पटल होता है। क्यों होता है? दृढ़ पटल सफेद रंग का होता है। अगर रक्तक पटल नहीं होगा तो बार बार किरणों का परावर्तन होगा, क्योंकि सफेद रंग से सबसे ज्यादा परावर्तन होता है। इसलिए रक्तक पटल काले रंग का लगा दिया, और जिससे किरणों का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि रक्तक पटल किरणों को अवशोषित कर लेगा। ठीक, क्लियर हो गया ये भी। अब इसके बाद आपने देखा रेटिना। नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक पतली सी लेयर होती, फिल्म होती है, और जिस पर लेंस फोकस करता है और इसी पे जाके इमेज बनता है। ये नेत्र के सबसे भीतर होता है और जस्ट रक्तक पटल के नीचे होता है। इसके बाद आपने देखा पीत बिंदु येलो स्पॉट। पीत बिंदु क्या होता है? अगर हम नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाएं तो ये रेटिना को जिस बिंदु पर काटेगा उसे हम पीत बिंदु कहेंगे। इस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है और इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है इस बिंदु पर। येलो स्पॉट, रेटिना के जिस भाग से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर शेयर करिएगा, कॉल करिएगा। और टेक्नोमेट्री की वीडियो कल बनेगी और कल केमिस्ट्री भी बनेगी। आगे सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे, और हो सकता है अब आने वाले समय में आपके पास 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन में जाए। और कल परसों में 9th की भी वीडियो बनेगी, मैथ बेसिक लेवल का बनेगा, अलजेब्रा का, और आप उसको भी लोगों तक शेयर करिएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक आप जो है अपने रिलेशन में भी हो, चाहे जो भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और जो हमारी कमियां रहती हैं आप वीडियो को डिसलाइक करिए, अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आता डिसलाइक मारिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम कितना कारगर हैं। सभी लोग लाइक ही करेंगे तो हमें समझ में आएगा, हम तो अपने आप को किंग समझेंगे। इसलिए आपको नहीं समझ में आता डिसलाइक मारो, जिससे मुझे समझ में आएगा कि मैंने आपको समझाने में असफल रहा, इसलिए मुझे और प्रयास करना है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे और आपको समझ में आएगा। आप बुक से पढ़िएगा भी, ये लेसन 2-3 दिन का है और आगे इसमें क्या है उसको कल बताया जाएगा। और थोड़ा हार्ड वर्क करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और ऑनलाइन देखा करिए, इससे ऑफलाइन ना देखा करिए। ठीक है, तो ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको इस लेसन में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, और आपको पता होगा 27 जून को रिजल्ट भी आने वाला है हाई स्कूल और इंटर का, और खुशियाँ अच्छी खासी खुशखबरी भी मिलेगी। और आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर 10th में ऐसे हर बार 10-15 लड़के मिल जाते हैं जिनका मैथ और साइंस में नंबर है 95 से प्लस जाता है। ये आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, जो कि पीछे कोचिंग में पढ़ चुके हैं। इसमें कोई डायलॉग और भौकाल वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आपके घर में रहने वाले आपके बड़े भाई ने भी शायद 98 लाया होगा। बहुत सारे लड़के हैं, हमने आपको नाम भी बताया है, तो इसमें नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप अभी से लगे रहेंगे तो आपका भी 98 और 99 आएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं उनकी मार्कशीट की फोटो कॉपी भी दिखा सकता हूँ कि ऐसे लड़के हैं जो मैथ में 99 लाए हैं, 98 लाए हैं, 97 लाए हैं। और रामलखन की कोचिंग में पढ़ने वाले हैं और 100 बच्चे हैं तो उसमें 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो 95 से ऊपर जाते हैं। ज़्यादातर यही अनुपात रहता है। और तो अगर आप अभी से पढ़ते हैं और जिम्मेदारी साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाँफने की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा आपको वीडियो देखनी, कुछ लोग होते हैं कि क्या है कि वो लगा देंगे कि मैथ में 90+ लाना है तो इसे देखो। ठीक है, तो उससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है वो चीज़ मैं भी लगा सकता हूँ और प्रूफ के साथ लगा सकता हूँ कि अगर आपको 99 लगाना है तो मेरी वीडियो को देखो। मेरी वीडियो जो मेरी स्टूडेंट वहाँ तक सभी लोग देख लें, ये मेरा पहला टारगेट है। और जो लोग देखते हैं उनका धन्यवाद और अच्छी बात है। तो आप कोशिश करिए अभी से, आप अपना लक्ष्य बनाइए और ये ना सोचिए कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है कोरोना काल में, तो ऐसा कुछ है
नहीं, एक भ्रम होगा आपके लिए। मैं जिंदा हूँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी और आप अच्छे से इसको समझेंगे भी। बशर्ते समय देना पड़ेगा और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। मैथ में, साइंस में आप 98, 97 आराम से लाओगे, ठीक है। नहीं इसमें डायलॉग वाली कोई बात है नहीं। वो आपके गांव मोहल्ले के लड़के होंगे, आप उनकी मार्कशीट एक बार लेके देख लीजिए, भैया आपने 98 कैसे लाया, तो बताएंगे मैंने ऐसे ऐसे लाया, ठीक है। अगर नहीं बताते हैं तो बोलिए, मैं कांटेक्ट कराऊंगा, मैं आपसे से बात भी कराऊंगा। और आने वाला रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसमें कई बच्चे ऐसे मिलेंगे 90 से ऊपर मिलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे अच्छे से। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।